आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। तीन फरवरी बुधवार का दिन आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। आज फोकस रहा हरियाणा के जींद में, जहां किसानों की महापंचायत हुई। राकेश टिकैत वहां पहुंचे, लोगों का समर्थन मांगा। ज्यादातर खापों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। बात करेंगे कि 6 तारीख को जब किसान चक्का जाम करेंगे तो उसकी क्या तैयारियां दोनों तरफ से की गई हैं, और इस महापंचायत से किसान आंदोलन को मिला क्या है, और बिहार में नीतीश कुमार को आखिर हुआ क्या है। पुलिस का डायरेक्टिव है कि हिंसक प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले अब सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। इससे पहले सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी ऑब्जेक्शनेबल कमेंट करने को उन्होंने अपराध बना दिया था। क्यों ऐसे फैसले बिहार में आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि सिविल राइट्स से ये फैसले टकराने वाले हैं। और हमारे देश में स्मार्ट सिटी के सपने हैं, ढेर सारे कानून हैं, पर बीते 5 साल में 340 लोग सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए मारे गए। सोचना ही कितना भयावह लगता है कि कोई सफाई करने जा रहा है और उन परिस्थितियों की वजह से उसकी मौत हो गई। हम ऐसी घटनाओं को क्यों नहीं रोक पा रहे? सरकार क्या कर रही है? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस श्रुतिका से। किसान आंदोलन पर रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग सहित कई विदेशी शख्सियतों की ओर से ट्वीट किए जाने के बाद भारत की ओर से कहा गया है कि लोकतंत्र में प्रदर्शन का हक है और किसानों का एक छोटा समूह ही प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में बाहरी लोगों को अपना एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। वहीं किसानों की नरसंहार यानी फार्मर जिनोसाइड वाले ट्विटर हैशटैग को हटाने के लिए केंद्र सरकार ने ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी किया है। अगर ट्विटर ने सरकार की बात नहीं मानी तो कार्यवाही की जाएगी। उधर अक्षय कुमार समेत कई सेलिब्रिटीज ने ट्विटर पर #IndiaTogether का इस्तेमाल किया है, जो ट्रेंड हो रहा है। हरियाणा के जिंद में हुई किसानों की महापंचायत में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी करता है। दिल्ली सरकार ने उन 115 किसानों की लिस्ट जारी की है जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल सरकार हर संभव प्रयास करके इन किसानों को उनके परिवारों से मिलाकर रहेगी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 11,039 नए मामले सामने आए और 110 लोगों की मौत हुई है। बीते 4 दिनों में देश में डेली कोरोना के मामले 15,000 से कम आ रहे हैं और पिछले करीब 1 महीने में मृतकों की संख्या भी 300 से नीचे है। बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में आज से 13वां एरो इंडिया शो शुरू हो गया है, जो 5 फरवरी तक चलेगा। इस बार राफेल के साथ साथ सबकी नजर देसी लड़ाकू विमान तेजस पर भी होगी। एरो इंडिया में सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण प्लेन को हवाई करतब करते देखना रोमांचकारी अनुभव होगा। और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आज से 5 फरवरी तक उत्तर भारत में बारिश होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन तक अफगानिस्तान के ऊपर चक्रवात की स्थिति बन गई है। इस कारण न सिर्फ बारिश होगी बल्कि अगले 24 घंटे में कोल्ड वेव से भी राहत मिलने की संभावना है। आज तक रेडियो पर यह है शाम का न्यूज एनालिसिस दिन भर, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। जो लोग खुद को लोकल कह रहे हैं, पता नहीं वो लोकल हैं या नहीं, ये अभी विवादों में है, लेकिन जो खुद को लोकल कह रहे हैं वो किसानों के लिए वोकल नहीं हो रहे, किसानों से लड़ रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो लोग ग्लोबल हैं, जिनकी मौजूदगी ग्लोबल है, वो लोग वोकल हो रहे हैं। अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना, नौजवान क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और भारत में काफ़ी पॉपुलर अडल्ट स्टार मिया खलीफा, ये लोग भारत के किसान प्रदर्शनों को अपना समर्थन जता चुके हैं और सरकार का इस पर रिएक्शन भी आया है। ये कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है ये देखना कि वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार जो भी कहे, लेकिन सोशल मीडिया पर अद्भुत फॉलोइंग वाली इन हस्तियों का किसान प्रदर्शनों के पक्ष में आना सरकार के लिए, सरकार की ग्लोबल छवि के लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उधर आज बड़ा ये हुआ कि जींद में किसानों की एक महापंचायत हुई। हरियाणा के जींद में कंडेला खाप ने ये महापंचायत बुलाई थी और इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। हल देकर के उनको सम्मानित किया गया। भारी भीड़ को उन्होंने संबोधित किया और वहां मौजूद लोगों से समर्थन मांगा। सरकार की किलेबंदी को उन्होंने कुछ इस तरह ललकारा। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है
तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है, कटीले तार लोग अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, और एक किले तो लाल किले के दीवार पे भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पे भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला? आज तक रेडियो के हमारे संवाददाता मंजीत सहगल इस महापंचायत में मौजूद थे। हमने उनसे बात की और पूछा कि इस आयोजन का आउटकम क्या रहा, क्या निकल के आया, इससे क्या मिला किसान आंदोलन को इस आयोजन से। देखिए, महापंचायत के बारे में बातचीत करने से पहले किसान नेता राकेश टिकैत की बात कर लेते हैं, उनके तेवरों की बात कर लेते हैं। उनके तेवर आज पहले की तरह तलक थे। पिछली बार उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस उनको प्रदर्शन में आने से रोकेगी तो उनके बक्कल उखाड़ दिए जाएंगे, और आज उन्होंने कहा है कि अगर हाथ किसानों की पगड़ी की तरफ उठेंगे तो उनका इलाज किया जाएगा। पहले उन्होंने बक्कल उखाड़ने की बात की, आज इलाज करने की बात की है। राकेश टिकैत ने जो बड़ी बातचीत की है वो दिल्ली में सरकार द्वारा की जा रही बैरिकेडिंग को लेकर की गई है, खासकर जो सड़कों पे कंटीली जो बैरिकेडिंग की जा रही है, काफी मजबूती से जो की जा रही है। तो टिकैत का इस पे कहना था कि जब राजा प्रजा से डरने लगता है तो वो किलेबंदी शुरू कर देता है। और टिकैत ने इस पर यह भी कहा कि सरकार ये न समझे कि किसी भी तरह से किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ गया है, आंदोलन अब मजबूती के साथ फिर से शुरू किया जा रहा है। और उन्होंने लगभग 2 दर्जन खाप पंचायतों का समर्थन लेते हुए कहा कि खाप पंचायतें जो बैरिकेडिंग की जा रही है, खासकर जो नुकीली जो किले वहां पे गाड़ी गई है, उनको उखाड़ेगी। और उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि इस आंदोलन में जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो पानी की आई है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वो पानी बचाएं और पानी और अपने खेतों की मिट्टी मंदिर में रखें, उसकी पूजा करें, तो उनका आंदोलन फिर नहीं होगा। अब बातचीत कर लेते हैं इस महापंचायत की आउटकम की, कि उसका नतीजा क्या रहा। इस महापंचायत के दौरान कई किसान नेता, राजस्थान के किसान नेता, पंजाब के किसान नेता, हरियाणा के किसान नेता वहां पर पहुंचे और उन्होंने यूनिटी का मजबूती से एक संदेश दिया। और इसमें 5 बड़े जो प्रस्ताव थे वो पास किए गए। इनमें सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला जो प्रस्ताव था वो था कि किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों विवादित कानूनों को रद्द करे। दूसरा बड़ा प्रस्ताव था कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाए, लीगल एंटिटी उसको बनाया जाए। तीसरे ये है कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। चौथी बड़ी मांग ये थी कि गणतंत्र दिवस के दिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको रिहा किया जाए। और 5वीं बड़ी जो मांग है वो ये कि जिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उन मामलों को वापस किया जाए। तो ये 5 बड़े जो प्रस्ताव थे आज इस महापंचायत के दौरान पास किए गए, और सभी ने ये अब हर परिवार से कम एक सदस्य को दिल्ली जाने का आदेश दिया है। न केवल रोटेशनल बेस पे आदेश दिया बल्कि ये भी कहा है कि हर परिवार अपनी सामर्थ्य के मुताबिक आंदोलन के लिए धन आर्थिक मदद भी करे। और जहां तक किसानों की बात है, हर किसान परिवार से प्रति एकड़ 200 रुपए एकत्र किए जा रहे हैं। और जिस किसान परिवार से में एक सदस्य किसी भी तरह की नौकरी कर रहा है उससे 1100 रुपए का सहयोग लिया जा रहा है। तो कुल मिला के अब की बार जो किसान संगठन है, पहले उन्होंने पंजाब की पंचायतों के दरवाजे खटखटाए और अब हरियाणा की खाप पंचायतों से मदद ली जा रही है और वो मदद सामने भी आ रही है। अब ज्यादा संख्या में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो चाहे वो कुंडली बॉर्डर हो, वहां पर देखने को मिल रहे हैं और इतने ज्यादा मोटिवेटेड है कि अब ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं। मंजीत, वहाँ किस तरह का मंजर था, कैसी भीड़ थी, कितनी खापों का समर्थन उन्हें मिला, आपने क्या देखा? मतलब अपने नजरिए से आप थोड़ा बताएं कि जो मंजर आपने वहाँ देखा। देखिए, जहाँ तक भीड़ का सवाल है, लगभग 20,000 के करीब लोग वहां पर जुटे हुए थे। पैंडेमिक के दौरान इतनी ज्यादा भीड़ हरियाणा में कम से कम किसी भी कार्यक्रम में देखने को नहीं मिली। इससे यही साबित हो रहा है कि लोगों में गजब का उत्साह है। और अगर लोगों को इतनी बड़ी संख्या में खाप महापंचायत में एकत्र करने का काम किया है तो वो है राकेश टिकैत के आंसुओं का कमाल।
हमने कई किसानों से बातचीत की, खासकर कंडेला गांव के लोगों में, खास के पंचायत के लोगों से, क्योंकि कंडेला एकमात्र एक ऐसा गांव है, बड़े बड़े किसान आंदोलन लड़े गए हैं। साल 2002 में सबसे बड़ा किसान आंदोलन यहाँ पे लड़ा गया था, जो 3 महीने तक चला था। और जिस रोज 28 जनवरी को जब महेंद्र सिंह टिकैत की आंखों से आंसू आए थे, उसी दिन इस गांव के लोगों ने रात को इकट्ठे होकर सड़क पर जाम लगा दिया था। तो यहाँ से इस आंदोलन खास पंचायतों से समर्थन मांगने का जो सिलसिला था, इसलिए शुरू किया गया क्योंकि कंडेला गांव के लोग किसान आंदोलन से अपरिचित नहीं है। तो कुल मिला के जो जमावड़ा था, ये जो राकेश टिकैत है, उनके आंसुओं की वजह से, उनके आह्वान की वजह से यहाँ से इकट्ठा हुआ। इसमें न केवल सामान्य लोग बल्कि बुजुर्ग, महिला और बच्चे भी देखने को मिले। महिलाएं तो काफी संख्या में थी, जमकर नारे लगा रही थी। उन्होंने सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की और किसान कानून रद्द करने की मांग की। तो कुल मिलाकर ये जो माहौल था, इसमें जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली वो हमें देखने को ये मिली कि एक तरफ जहाँ किसान संगठन ज्यादा से ज्यादा संख्या में तिरंगे लहराकर देश प्रेम का संदेश दे रहे थे, वहीं सभी ने मिलकर एक यूनिटी का और मजबूती से यह संदेश दिया। ये थे हरियाणा के जींद से आज तक रेडियो रिपोर्टर मंजीत सहगल। उधर संसद में भी आज सरकार और विपक्ष के बीच किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। पहले चर्चा के लिए ही राजीनामा नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली ये चर्चा हुई और उसमें काफ़ी हंगामा भी हुआ, जिस पर वेंकैया नायडू राज्यसभा में जब हो रहा था हंगामा तो नाराज़ भी हुए। आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों को आज की कार्यवाही से सस्पेंड भी किया गया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बात रखी गुलाम नबी आज़ाद ने कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक है। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले ले। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े दिल वाले हैं, तो ये छोटी छोटी लोग, छोटी छोटी चीजें कई आते हैं, रिकमेंड होती है, उनको नजरअंदाज कर देना चाहिए। और बड़े आपके सामने तो इतनी चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इतने कोविड के बाद तो हमको शून्य से शुरू करना है। आपके पास इतने बड़े बड़े मसले हैं हल करने के लिए। ये सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी अगर उनकी तरफ ध्यान दे तो बहुत अच्छा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि किसान बातचीत नहीं चाहते हैं, कानूनों की वापसी चाहते हैं, तो सरकार को अब वही करना चाहिए। तो संसद में चर्चा हो रही है, पर संसद की इन चर्चाओं से हल निकलते हुए आखिरी बार आपने कब देखा था? बस इससे फोकस बना रहता है। विपक्ष जिस मुद्दे पर फोकस चाहता है, जिस पर चर्चा चाहता है, उसको एक स्पेस मिल जाता है। लेकिन किसान आंदोलन में जो अगला पड़ाव है वो 6 फरवरी का है। शनिवार का दिन होगा जब किसानों ने 3 घंटे के लिए पूरे देश में चक्का जाम करने का फैसला किया है। दोपहर 12 से 3 बजे तक ये चक्का जाम होगा। पूरे देश में इसका क्या असर होगा मालूम नहीं, लेकिन दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, यहाँ इसका असर देखने को ज़रूर मिल सकता है। वहाँ लोगों को परेशानियाँ भी होंगी। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 26 जनवरी की घटना के बाद ये पहला बड़ा प्रदर्शन किसानों की ओर से होगा। और इसीलिए जींद में खापों की भागीदारी वाली महापंचायत में राकेश टिकैत समर्थन मांग रहे थे। जींद से वो वापस दिल्ली आए, जहां सीमा पर अब भी किसान बैठे हैं, उनके तंबू लगे हुए हैं। और गाजीपुर बॉर्डर पर दूसरी तरफ भारी किलेबंदी है, सीमेंट में चुनवाई गई किले हैं। और हमारे साथी कुमार कुणाल वहाँ मौजूद हैं। हमने उनसे बात की और पूछा कि राकेश टिकैत जींद से जो संदेश लेकर के आ रहे हैं, उस महापंचायत के बाद दिल्ली बॉर्डर पर जहाँ किसान बैठे हैं, वहाँ क्या मंजर है, क्या भावना है? देखिए, 6 तारीख को चक्का जाम तय है, लेकिन उसका जो सबसे ज्यादा असर होगा, क्योंकि आंदोलन जो स्थल है दिल्ली के आसपास, दिल्ली के बॉर्डरों पर, वहां पर तो हलचल देखने को मिल रही है और हर रोज मिल रही है। लेकिन इस जो चक्का जाम का सबसे बड़ा मकसद है, वो मकसद है कि इस आंदोलन को कैसे गांव तक पहुंचाया जाए, कैसे लोकल इलाकों तक पहुंचाया जाए, उन इलाकों तक ले जाया जाए जहां पर अब तक इसकी कोई हलचल नहीं है। तो ये जो मुख्य तौर पर इस चक्का जाम का लक्ष्य है, वो है कि गांव और अंदरूनी इलाकों में, और खासतौर पर ऐसे इलाकों में जहां तक अब तक आंदोलन नहीं पहुंच पाया है, वहां उन 3 घंटों में कोशिश की जाए कि वहां का रास्ता रोका जाए, आम लोगों को साथ लिया जाए और इसी तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश की जाए सरकार को कि अगर आंदोलन को उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया तो आगे
को बढ़ाने की भी रूपरेखा तैयार की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के जो इस पूरे चक्का जाम का लक्ष्य है वो है कि दूर दूर तक, सुदूर इलाकों तक भी इस आंदोलन को पहुंचाया जाए और वहां पर रास्ता रोक करके अपना मैसेज दिया जाए। कुणाल, आप भी इस आंदोलन को एक समय से देख रहे हैं। यहाँ से ये आंदोलन, किसानों का ये आंदोलन, इसके लिए आगे का रास्ता अब क्या नजर आ रहा है? अक्टूबर तक की बात वो कर रहे हैं। देखिए, आज जो जींद में महापंचायत हुई है, खाप पंचायत हुई है, 30 खापों की पंचायत थी, वहां पर कुल मिलाकर के 6 बिंदुओं पर जो है राकेश टिकैत ने भी क्लियर किया है और बाकी तमाम चीजों को भी कहा है। उसमें जो पहली डिमांड है 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की, दूसरा है कि एमएसपी पर जो कानून है वो बने, तीसरा स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, चौथी जो डिमांड है वो उनकी डिमांड है कि जो तमाम और जो बिल थे उनको भी वापस लिया जाए, पांचवा डिमांड है कि जो भी कार्यकर्ता या किसान जिनको गिरफ्तारी की गई है उनको जेल से रिहा किया जाए, और छठा जो डिमांड है वो है कि जिनको भी इन आंदोलन के तहत जिनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उनके मामलों को भी वापस लिया जाए। तो अब ये 6 जो मुख्य मांगे हैं उनको लेकर के आगे का रास्ता दिखता हुआ बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है ये आंदोलन, और कोशिश यही की जा रही है कि कम से कम इसमें से कुछ एक मांगों को, सबसे पहले तो जो जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी रिहाई को लेकर के की जाएगी, और जो 6 तारीख का चक्का जाम है उसका भी मुख्य लक्ष्य है और उसको भी लेकर के जो उसका जो मकसद है वो भी यही है कि जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है उनकी रिहाई हो और जो इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं अलग अलग इलाकों में दोबारा चालू किया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर के आगे की कार्रवाई जो अगली रणनीति है उसके तहत करने की योजना बनाई जा रही है। ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर कुमार कुणाल। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। और अब बात करते हैं बिहार की। वहाँ कोई किसान आंदोलन नहीं हो रहा है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ सरकार कुछ ऐसे फैसले ले रही है कि कोई आंदोलन करने की सोच भी ना पाए, ऐसा आरोप है। दरअसल बिहार पुलिस ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर प्रदेश में कोई व्यक्ति विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि के दौरान किसी आपराधिक घटना को अंजाम देता है, वायलेंस करता है, तो फिर पुलिस की ओर से उसका आचरण प्रमाण पत्र, जिसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, उसको ख़राब किया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी प्रोटेस्ट के दौरान वायलेंस करता हुआ दिखा और उस मामले में उसके खिलाफ चार्जशीट हुई, तो वो सरकारी नौकरी के लिए या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी के लिए भी एलिजिबल नहीं रह पाएगा। विपक्ष ने बिहार सरकार के इस आदेश की आलोचना की है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और एक कदम आगे बढ़कर नीतीश कुमार की तुलना मुसोलिनी और हिटलर से कर दी। ये कहा कि ये तो उन्हें भी चुनौती दे रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने एक और खबर देखी थी कि जब सोशल मीडिया को लेकर भी नीतीश सरकार की नज़र टेढ़ी हुई थी, तब एक सर्कुलर में सोशल मीडिया पर ऑब्जेक्शनेबल यानी आपत्तिजनक सरकार विरोधी टिप्पणी करने पर कार्रवाई की बात कही गई थी, यानी वो एक अपराध की श्रेणी में उसको डाल दिया गया था। अब बिहार सरकार ने एक दूसरा सर्कुलर जारी किया है जो ये कहता है कि वायलेंट प्रोटेस्टर्स को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब ये सरकार को ही तय करना है कि क्या आपत्तिजनक पोस्ट है और कौन लोग वायलेंट थे, इसीलिए इसकी आलोचना हो रही है। और बहुत लोग इसको इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो सिविल राइट्स हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं नागरिकों के, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, राइट टू प्रोटेस्ट हो, ये उनसे कहीं ना कहीं आकर के ये सर्कुलर्स टकराते हैं। तो इन आदेशों के पीछे सरकार की मंशा क्या है? हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट और एक अंग्रेजी अखबार में असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह से। क्यों लगाना चाहती है इसका जवाब तो नीतीश कुमार दे सकते हैं, लेकिन जो सर्कुलर है उसके मेरिट पर मुझे डाउट है। कोई भी चीज अगर आईपीसी और सीआरपीसी में कवर होता है तो उस पर आप एक्शन लेते हैं तो अंडरस्टूड बात, उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे वो पिछला सर्कुलर था तो गवर्नमेंट या पुलिस अफसर एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं जो आईपीसी के अंदर में होगा कंप्लेंट, तो जो ऑब्वियस है उसको स्टेट करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये तो कुछ वन स्टेप ज्यादा है। मैंने आमिर सुबहानी का भी सर्कुलर देखा, उसमें कहीं चर्चा नहीं है कि वायलेंट प्रोटेस्ट के बारे में कहीं इंगेज होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी में, तो होता उन्होंने तो सिर्फ वो रुपेश मर्डर के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में कहा था कि किसी भी आदमी का
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के लेते हैं तो उनका एक सब करेक्टर सर्टिफिकेट पहले देख लिया जाए, उसके बाद दिया जाए, जो कि मुझको लगता है वो वहां तक फेयर था। लेकिन ये क्लाउज ऐड करना प्रोटेस्ट वाला तो मुझको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। थोड़ा इसका कितना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है आई डाउट, इसमें एक्सपर्ट्स बोलेंगे। लेकिन मैं जहां तक एज ए रिपोर्टर मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होती है, आईपीसी सीआरपीसी में कवर होता है, तो वो अंडरस्टूड है। इसको इस तरह से गवर्नमेंट इंटरप्रेट अपने हिसाब से नहीं कर सकती। संतोष जी, बिहार में रोजगार के जो हालात हैं हम जानते ही हैं, ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरियों पर आश्रित हैं, चाहते हैं, एक सपना भी है सरकारी नौकरी को लेकर, एक चार्म भी है। एनडीए सरकार ने 20 लाख नौकरियों का वादा भी किया था, लेकिन लोग जब वही मांगों को दोहराते हुए सड़कों पर उतरते हैं तो क्या जो ये नए आदेश हैं ये उनको डिस्करेज करने का एक तरीका नहीं नजर आता है? ये लगता नहीं है कि सरकार प्रोटेस्ट करने से ही रोकना चाह रही है? अगेन क्यों चाहती है पता नहीं, मतलब उनके पास जॉब नहीं है या फिर उनको कौन सलाह दे रहे हैं। अब कोई भी सलाह होती है, अब किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से लोगों को, सरकार को सलाह दी जाती है। मुझे लगता है ना कि दिस गवर्नमेंट इज लूजिंग, एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक अथॉरिटी जो है वो हो रही है कहीं कहीं, जो एक लार्ज हार्ट फॉर क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी में होना चाहिए, तो वो कुछ कम होता जा रहा है। नीतीश कुमार यूज टू हैव लार्ज हार्ट, मैंने तो उनका पूरा टेन्योर कवर किया है। ये इस तरह से मैं इस तरह के सर्कुलर में इधर से ही देख रहा हूँ। मुझे याद नहीं है कि पास्ट के सालों में, विगत वर्षों में इस तरह के सर्कुलर आए हों। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये आयरनी नहीं है कि बिहार की सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो जेपी आंदोलन के ही प्रोजेक्ट हैं, और जेपी आंदोलन खुद ही अपने आप में आपातकाल के खिलाफ था, इस तरह की नीतियों के खिलाफ था। तो ये जो अब सब कुछ हो रहा है, ये हैरान नहीं करता आपको? ये सवाल सब पूछ रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्योंकि जिस मूवमेंट से आप लोग सब आए हैं उसमें वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। अब प्रोटेस्ट में तो एक तरह से वायलेंस एक तरह से उसका पार्ट हो ही जाता है, लोग प्लान नहीं करता है लेकिन अमूमन हो जाता है। लेकिन उसको, उस चीज को आप बेसिस बना करके आप ये कुछ करते हैं तो गलत है। मुझको याद है कि कुछ दिन पहले जब अभियानंद डीजीपी थे तो उन्होंने एक स्टार्ट किया था सिविल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्राइम। वो क्रिमिनल के लिए था कि अगर क्रिमिनल एक्टिविटी में आप कन्विक्ट हो गए हैं तो आपको सजा पूरी करने के बाद भी रिफ्लेक्ट होगा और आपको जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। वो एक डिटरेंट एक्टिविटी हो सकती थी आपको डिस्करेज करने के लिए। लेकिन ये तो अनदर लेवल है। ये तो मुझको थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा है, मुझे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी लग रहा है। कितना ये कोर्ट में टिकेगा ये बातें, इसको कहीं न कहीं तो किसी भी स्तर पर चुनौती तो दी ही जाएगी। ये थे पटना से सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। हमारे यहाँ एक कानून है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन रूल्स 2013। इस कानून के तहत मैला प्रथा यानी मानव मल की सफाई का काम किसी व्यक्ति से कराना दंडनीय अपराध है। जो भी इस काम को करने के लिए किसी को फोर्स करता है उस पर जुर्माना और उसे जेल भेजे जाने का प्रावधान है। लेकिन ये कानून सिर्फ कानून की मोटी मोटी किताबों में दर्ज है। आज भी लोगों से सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई करवाई जा रही है और ये करने वाले ज़्यादातर लोग दलित समुदाय के हैं। ये काम घिनौना तो है ही, जोखिम भरा भी है। सोचिए कि ये कितना भयावह है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए मर जा रहे हैं क्योंकि वो सफाई करने निकले थे। इस पर आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार का एक डेटा सामने आया है। सरकार ने संसद में एक लिखित जवाब में कहा है कि बीते 5 साल में कम से कम 340 लोगों की सीवर और सेप्टिक टैंक में सफाई करते हुए मौत हो गई। और ये वो केसेस हैं जिन्हें स्टेट्स और यूटी ने रिपोर्ट किया। न जाने अनरिपोर्टेड केसेस कितने होंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 52 मौतें हुई हैं, तमिलनाडु में 43 और राजधानी दिल्ली में 36। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि जब प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेता हर पार्टी के सफाई कर्मियों से मिलने जाते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, उनके पाँव धोते हैं। प्रधानमंत्री ने पाँव धोए थे, लेकिन उनके जीवन बचाने के लिए हमारी सरकारें, हमारा सिस्टम, हमारा विपक्ष क्या कर रहा है? इसमें सभी हैं। इसमें एक नागरिक होने के नाते हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। क्यों अब तक ये समस्या बनी हुई है? हमने बात की सीनियर जर्नलिस्ट और पर्यावरण और वेस्ट मैनेजमेंट पर एक शानदार किताब लिखने वाले, शानदार इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी पसंदीदा किताब है जल थल मल, उसके लेखक सोपान जोशी से। अब इसमें बात साधन की नहीं है। साधन तो यूपी के पास भी कम हो ऐसा नहीं है। बात यह है कि हमारा समाज और उसे चलाने वाली सरकारें यह मानती हैं
कि इन लोगों की बलि दी जा सकती है। और ऐसी घटनाएं, ऐसी दुर्घटनाएं जब होती हैं तो आप पाएंगे उनकी कोई बातचीत नहीं होती, और छोटी मोटी घटनाओं पे यहाँ वहां कुछ हो जाए तो लोग इतना बवाल कर देते हैं, उस पे इतने तरह तरह के तर्क होते हैं, बाल की खाल निकाली जाती है। लेकिन ये इतना गंभीर विषय है जिस पे आप पाएंगे सभी लोग चुप बने रहते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि हमारी राजनीति की नजर कहाँ है। उसकी नजर अपने समाज, अपने लोगों पे नहीं है, उसमें सत्ता के लिए एक तरह का पागलपन है, एक तरह की हवस है जिसके आगे वो देखना नहीं चाहते। इसीलिए इतने दलों की सरकारें आके चली गई, किसी ने अब तक सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए कुछ किया हो ऐसा कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता। जबकि इसके कानून हैं जो कहते हैं कि इस तरह से सफाई करवाना गलत है, ये वैधानिक रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी होता है। और जिन्होंने कानून बनाया था उन्हें भी उस समय पता था कि कानून बनाने के बाद भी ये होता रहेगा। सोपान जी, इतने सारे वर्कर्स के एसोसिएशन हैं, उनके लिए छोटे स्तर पर इसको रोकना क्यों मुश्किल हो जाता है? और कानून के नज़रिए से बताइए कि कानून भी है हमारे यहाँ, तो क्या कानून के इम्प्लीमेंटेशन में वो कौन से पेंच हैं जो अब तक ये समस्या हल नहीं हो पाई? जो लोग ये काम ऐसा है कि इसे वही लोग करेंगे जो एकदम मजबूर हैं, जो और कहीं जा नहीं सकते, जो और किसी तरह का रोजगार नहीं पा सकते, ऐसे ही लोग अपनी जान जोखिम में कुछ 150, 200, 300 रुपए के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के किसी नाली को साफ करने के लिए जाएंगे। तो जो लोग इतने मजबूर हैं वो अपनी रोजी रोटी की सोचेंगे, या वो जो बहुत लंबी और कड़वी लड़ाई इसके लिए जरूरी है इस समस्या को अपने समाज से रोकने के लिए, वो समस्या लड़े, उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये काम तो हमारे देश के साधन संपन्न और धनवान लोगों की समस्या होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ये साधन है कि वो इसका कुछ निकाल सकें। लेकिन हमें कुल मिला के ऐसे लोगों की, इतने मजबूर लोगों की मदद करने का एक समाज के नाते हमारी कोई इच्छा नहीं है। ये इसके अलावा और कुछ भी बात नहीं है। हम लोगों ने जो समाज सफाई कर्मचारी का काम कर रहा है, जो जातियां ये काम कर रही हैं, उनको पराया बना दिया है अपने देश में, और हम ये मानते हैं कि उनकी जान की बलि दी जा सकती है। जिस दिन हम ये मानना बंद कर देंगे उस दिन इस कारण से मृत्यु होनी रुक जाएगी। ये बताइए कि प्रधानमंत्री इतने चिंतित रहते हैं साफ सफाई को लेकर, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ हमारे यहाँ, ढेरों योजनाएं जमीन पर उतरी हैं, तो ये माइंडसेट क्यों नहीं बदल रहा है? सफाई कर्मचारियों की, उस जाति के लोगों की चिंता हमारे समाज में और हमारे राजनेताओं के मन में होती तो इतने साल तक इतनी मृत्यु को नजरअंदाज कौन करता? ये सीधी सी बात है कि हम लोगों ने अपनी सफाई को अपना ईमान, अपना धर्म नहीं माना है। हमारी सफाई की चिंता अपनी छवि की चिंता है। हमें यह चिंता सताती रहती है कि दूसरे हमें देख कैसे रहे हैं। यह कोई अपने ईमान या अपने धर्म के हिसाब से स्वच्छ रहने की इच्छा नहीं है। यह अपनी छवि की चिंता है, एक तरह से मार्केटिंग की चिंता है, अपने समाज की चिंता नहीं है। आज तक रेडियो पर दिन भर में आज इतना ही। साउंड मिक्सिंग थी कपिल देव सिंह की। आप हमें ईमेल करना चाहें या कुछ सवाल पूछना चाहें, कुछ सुझाव देना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। कल आज का दिन में फिर मुलाकात होगी। कुलदीप मिश्र के साथ थे आप। नमस्कार।